हेलो एवरीवन। तो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जो न्यू क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं। ये पार्ट 8 है, यानी कि क्लास 8 है। आई होप आप लोगों ने इससे पहले की सारी क्लास अटेंड करी होंगी। नहीं करी हैं तो उनकी लिंक जो है, इन सारी क्लासेस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नहीं तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप होम चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी क्लासेस मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड सेल्स। इसमें पूछ रहा है किसी उत्पाद या सेवा को बेचकर एकत्र की गई राशि को बिक्री कहा जाता है। ये एक स्टेटमेंट है। इसमें बोल रहा है किसी उत्पाद या सेवा को बेचकर एकत्र की गई राशि को बिक्री कहा जाता है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे हमारी कोई शॉप है, कपड़े की शॉप है, तो वहाँ पर हम उत्पाद बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, तो पैसे तो मिलते ही हैं, राशि मिलती है। ठीक है, जब दुकान बंद करने की बात आती है, दुकान बंद करते तो उससे पहले हम पैसे गिनते हैं कि भाई हमारी कितनी बिक्री हुई, है ना, बोलते हैं ना कितनी बिक्री हुई। तो यही इसमें पूछ रहा है, किसी उत्पाद या सेवा को बेचकर एकत्र की गई राशि को बिक्री कहा जाता है। बाद में देखते हैं कि कैसी क्या बिक्री हुई है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू, क्या है, सत्य है। अगला है द मेथड ऑफ ट्रैकिंग अवर मनी दैट विल हेल्प मैनेज अवर फाइनेंसेस इज कार। इसमें पूछ रहा है हमारे पैसे को ट्रैक करने के तरीके जो हमारे वित्त को प्रबंधित करने में मदद करेंगे, क्या कहलाते हैं। हमारे वित्त को प्रबंधित करने में मदद करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैनेजमेंट। अगला है मैनेजिंग मनी हेल्प अस डिटरमाइन अवर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसमें पूछ रहा है पैसे का प्रबंधन हमें अपने लाभ और हानि को निर्धारित करने में मदद करता है। ये भी एक स्टेटमेंट है। इसमें आपको बताना कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। उसमें पूछ रहा है पैसे का प्रबंधन हमें अपने लाभ और हानि को निर्धारित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ट्रू। अगला है डैश कैन बी अकाउंटेड फॉर एज बिजनेस एक्सपेंसेस। इसमें पूछ रहा है डैश को व्यवसाय के व्यय के रूप में हिसाब में लिया जा सकता है। हिसाब के रूप में लिया जा सकता है रेंट, उपकरण यानी इक्विपमेंट, लेबर चार्जेस, श्रम शुल्क। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। अगला है मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक ऑफ डैश। इसमें पूछ रहा है मनी मैनेजमेंट यानी कि धन प्रबंधन हमें डैश को समझने और ट्रैक रखने में मदद कर सकता है। तो क्या, मनी अवेलेबल, पैसा उपलब्ध, एक्सपेंडेड, इनकर्ड, खर्च किया गया, इनकम जनरेटेड, आय उत्पन्न। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे राइट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा धन प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। धन प्रबंधन का हिस्सा नहीं है, तो धन प्रबंधन का मनी मैनेजमेंट में आ जाता है। हानि भी होती है और कैश अवेलेबल भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो क्या नहीं है, वो है निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। ये बीच में कहाँ से आ गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, मैन्युफैक्चरिंग। अगला है शीतल हैज अ क्लॉथिंग बिजनेस, सी स्पेंड अ टोटल she spent a total of rupees 3000 for 20 tops. She sells 20 tops for rupees 4500। तो उसमें पूछ रहा है शीतल हैज मेड अ, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, शीतल का कपड़ों का खुदरा कारोबार है, वह 20 टॉप के लिए कुल 3000 खर्च करती है और वह 4500 रुपए में 1500 टॉप बेचती है। तो शीतल ने, तो उसमें पूछ रहा है कि उसने जो व्यवसाय किया है, इसको एग्जाम्पल में समझाते हैं कि उसने 20 टॉप खरीदी। ठीक है, एक जगह से उसने 20 टॉप खरीदी, वो 3000 में। ठीक है, वहां से खरीद के लाई 20 टॉप और वही 20 टॉप उसने अपनी दुकान पर आकर 4500 में बेची। 4500 में बेची तो बताओ उसको कितना फायदा हुआ। 3000 में खरीद के लाई, ठीक है, और 4500 में उसने बेची, तो उसको फायदा हुआ 1500 का। तो क्या हुआ, उसे लाभ हुआ, है ना, उसको हुआ प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COGS। COGS का पूर्ण रूप क्या है, तो COGS का पूर्ण रूप है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड। अगला है द फॉर्मूला फॉर COGS इज, COGS का सूत्र है, COGS का सूत्र है टोटल परचेजेस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कुल खरीद महीने के अंत में सूची, ये हो जाएगा COGS का फॉर्मूला। अगला है इन्वेंट्री वैल्यू इज, इन्वेंट्री वैल्यू है तो वो है मैनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट, बिना बिना बिक्री उत्पादों का मौद्रिक मूल्य, बिना बिक्री उत्पादों का मौद्रिक मूल्य। अगला है द टेक्निक विच वन अप्लाइज टू प्रमोट गुड्स और सर्विसेज एंड इंक्रीज सेल्स इज कॉल्ड, वह तकनीक जो वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने और बिक्री बढ़ाने के लिए लागू होती है डैश कहलाती है, तो वो है मार्केटिंग टेक्निक, विपणन तकनीक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ मार्केटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ मार्केटिंग, निम्नलिखित में से कौन सी विपणन गतिविधियां हैं, निम्न में से कौन सी विपणन गतिविधियां हैं, वर्ड ऑफ माउथ, स्कीम एंड डिस्काउंट, सोशल मीडिया पेज प्रमोशन, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ये सभी मेथड हैं मार्केटिंग के। अगला है स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट लाइक क्रिकेट मैचेस और दिवाली सेलिब्रेशन इज मार्केटिंग मेथड, क्रिकेट मैच या दिवाली उत्सव जैसे स्थानीय आयोजनों को प्रायोजित करना एक विपणन विधि है। बिल्कुल, आपने IPL वगैरह में देखा होगा, क्रिकेट में देखा होगा और भी खेल जो है उनमें देखा होगा, स्पॉन्सर होते हैं, है ना कोई कंपनी है वो स्पॉन्सर कर लेती है उनको, तो ये क्या है, ये एक जैसे क्रिकेट बहुत सारे लोग देखते हैं, है ना, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ऐसे साइड में JSW हो गया वगैरह वगैरह कंपनी के नाम लिखे होते हैं, तो वो क्या हो गया, वो अपना मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं। अब क्रिकेट बहुत सारे लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग देखेंगे कि हाँ ये JSW क्या है ना, तो इस वजह से ये एक हो गया, ये हो गया एक मार्केटिंग मेथड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या सत्य है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही है। अगला है शिल्पा इज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मार्केटिंग, शिल्पा घर घर जाकर हस्तशिल्प बेच रही है, यह डैश मार्केटिंग का एक उदाहरण है, डैश मार्केटिंग का एक उदाहरण है। देखो शिल्पा जो है वो घर घर जाकर यानी डोर टू डोर जा रही है, हस्तशिल्प हाथ से बनी हुई चीजें बेच रही है घर घर जाकर, तो ये क्या हो जाएगा, ये किस तरीके की मार्केटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑफलाइन, ऑफलाइन। अगला है रीना सेल्स हर प्रोडक्ट इन क्रिएटिव पैकिंग दैट कस्टमर लाइक, दिस इज ए मार्केटिंग मेथड, इसमें पूछ रहा है रीना अपने उत्पाद को रचनात्मक पैकेजिंग में बेचती है जिसे ग्राहक पसंद करते हैं, क्या यह मार्केटिंग का तरीका है, इसमें यही पूछ रहा है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें पूछ रहा है सत्य है या असत्य है, जो रीना है वह अपने प्रोडक्ट को रचनात्मक तरीके से रचनात्मक पैकेजिंग करती है तो वो ग्राहक को पसंद आते हैं, तो यह मार्केटिंग का तरीका है, बिल्कुल सही है। जब तक आपके सामने कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं आएगी, जैसे खाने की ले लें, खाने का एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई खाना दिखने में अच्छा लग रहा है तो आपका मन होगा कि टेस्ट करके देखें, है ना, ऐसे ये जो रीना है ये एकदम बढ़िया से पैकिंग कर रही है, तो सब लोग सोचेंगे भाई इसकी पैकेजिंग जब इतनी अच्छी है तो इसके अंदर का प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा, है ना, तो ये एक मार्केटिंग का तरीका है, ये एक मार्केटिंग का तरीका है, तो क्या हो जाएगा ट्रू। अगला है विच ऑफ दिस इज नॉट ऑनलाइन मार्केटिंग, इनमें से कौन एक विपणन पद्धति नहीं है, ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है, ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है, तो वो है पेइंग रेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा पेइंग रेंट। अगला है अनीता स्टार्टेड अ टिकटॉक अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड डैश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इसमें पूछ रहा है अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक टिकटॉक खाता शुरू किया, उसने डैश मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया, भाई टिकटॉक खाता शुरू किया अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए वो एडवर्टाइज कर रही है, तो वो जो एडवर्टाइजिंग है, वो जो मार्केट रणनीति है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। अगला है विच ऑफ दिस इज नॉट ऑनलाइन मार्केटिंग, इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है, नहीं है। फेसबुक पोस्ट, भाई अपने फेसबुक पे स्टोरी डालिए, वहां पर बताइए कि हमारी ये जो बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस वेबसाइट
अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाए तो ये भी एक ऑनलाइन मार्केटिंग है। इंस्टाग्राम स्टोरी, यहाँ पर आप अपने बिजनेस को और भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये गलत हो जाएगा, मतलब इसका आंसर ये सही होगा 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट। आपकी पहली स्टोर विजिट पर 30% की छूट। इसमें कुछ ऑप्शन में ही बोल दिया है कि आपकी पहली स्टोर विजिट कर दिया, यानी ये ऑफलाइन हो गया, दुकान पे जाना, दुकान पे जाकर, शॉप पर जाकर अपनी वस्तु को खरीदना, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफलाइन शॉपिंग हो जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग आप सभी को पता है कैसे होती है, ऑर्डर करो बस आ जाएगी 2-3 दिन में, वो हो जाती है ऑनलाइन शॉपिंग। अगला है व्हाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग द मोरली राइट थिंग्स इज कंसीडर्ड एज। व्यापार करते समय नैतिक रूप से सही काम करना डैश माना जाता है। व्यापार करते समय नैतिक रूप से सही काम करना डैश माना जाता है। बिजनेस एथिक्स, व्यापार नैतिकता। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी व्यापार नैतिकता। अगला है डिसिप्लिन, हॉनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड डैश आर द कोर वैल्यूज व्हाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स। ग्राहकों से बात करते समय अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही और मुख्य मूल्य हैं। तो ये चौथा जो मूल्य है, मुख्य मूल्य है, वो कौन सा है, तो वो है रेस्पेक्ट, सम्मान। अगला है बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टुवर्ड्स कस्टमर्स इज नोन एज। ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होने को डैश के रूप में जाना जाता है। डैश के रूप में जाना जाता है। ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होने को डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, जवाबदेही। अगला है बिजनेस एथिक्स आर फॉर कस्टमर्स ओनली। व्यावसायिक नैतिकता केवल ग्राहकों के लिए है। ये भी स्टेटमेंट है, आपको बताना कि सत्य है या असत्य है। तो व्यावसायिक नैतिकता केवल और केवल ग्राहकों के लिए है, नहीं, सभी के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, फाल्स। अगला है एन एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर दैट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शुड नॉट हार्म द कस्टमर। एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक को नुकसान ना पहुंचे। तो ये एक जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू, क्या हो जाएगा, सत्य। एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक को नुकसान ना पहुंचे, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। अगला है बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर एक्शन टुवर्ड्स कस्टमर्स इज नोन एज। ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होने को डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो है डिसिप्लिन। ऑप्शन बी डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन के रूप में जाना जाता है। अगला है विच ऑफ दीज आर एथिक्स फॉर बिजनेस। इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है, इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है, तो वो है रिस्पेक्ट कस्टमर राइट, ये भी हो जाएगा सही। ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली फ्रॉम कस्टमर टू कोवर्कर टू एम्प्लॉयर्स। ग्राहकों से लेकर सहकर्मियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी के साथ उचित व्यवहार करना, ये भी हो जाएगा सही। सेइंग नो टू ब्राइब्स, रिश्वत को ना कहना, यानी रिश्वत ना लेना। तो इनमें से जो व्यवसाय के लिए नैतिकता है, वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये 26 नंबर क्वेश्चन है। Whose right is this? The right to be protected against the marketing of goods and services that are harmful to life and property. ये किसका अधिकार है? जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से बचाव का अधिकार। तो ये जो अधिकार है ये किसका है? ये है कंज्यूमर का, यानी उपभोक्ता का। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जो न्यू क्वेश्चन है उनको करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, एक बार समझ में नहीं आ रहे आप दोबारा इनको देखिए, और इससे पहले की जितने भी क्लासेस हैं आप उनको देख लीजिए।